अरे यार, स्टॉक मार्केट, सब लोग सोचते हैं ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस चीज है। हमने सुना है कि सिर्फ एक्सपर्ट्स ही इसको समझ सकते हैं, तो हम सोच लेते हैं छोड़ो, ये एक्सपर्ट्स का काम है, हम अपने काम में बिजी रहते हैं। लेकिन ये है एक बहुत बड़ी गलतफहमी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको सही तरीके से समझ आए तो कोई भी इसमें सक्सेसफुल हो सकता है। और ये सब कुछ समझाता है फिल टाउन अपनी किताब रूल नंबर 1 में। दोस्तों, आप सुन रहे हो रूल नंबर 1, फिल टाउन की लिखी हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। हम लोग आते हैं अब चैप्टर 1 पे। चलो एक मिथ को तोड़ते हैं। आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है और मार्केट को बीट करना भी पॉसिबल है। आपने ये सुना होगा कि आप बिना फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किए इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हर किसी को ये लगता है कि पैसा मैनेज करना एक टफ काम है और इसके लिए बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन सच ये है कि ये सब कुछ जरूरी नहीं है। आपको बस कुछ सिंपल स्ट्रेटजीज की जरूरत होती है और ये सब आज के टाइम में काफी आसान हो गया है। टेक्नोलॉजी का टाइम, इंटरनेट ने हमारे लिए बहुत सारे टूल्स और नॉलेज अवेलेबल करवा दिए हैं, वो भी मिनिमल कॉस्ट पे। आपको बस समझना है कि आपके पास जो टूल्स हैं उनका यूज कैसे करना है। जैसे कि अब आपको स्टॉक हिस्ट्रीज, स्ट्रेटेजिक कैलकुलेटर्स और फाइनेंशियल डाटा सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। MSN मनी, याहू फाइनेंस, CNN मनी, ये वेबसाइट्स आपको थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक के बारे में बता देती हैं। और अगर और डिटेल में जाना चाहते हैं तो rule1investing.com जैसी साइट्स से आपको इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर्स मिलेंगे। ये सब टूल्स आज के टाइम पे जो अवेलेबल हैं वो उन एक्सपर्ट टूल से काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हैं जो लोग 10 साल से पहले यूज़ करते थे। सो बस आपको ये समझना है कि आप भी इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो और ये मार्केट को बीट करना बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, अब एक और मिथ की तरफ चलते हैं। आपको याद होगा 90s में जो बबल था, जहां स्टॉक प्राइसेस अपनी असली वैल्यू से बहुत ऊपर चले गए थे और फिर बहुत ही ज़्यादा गिर गए थे। यही होता है जब हम एफिशिएंट मार्केट थ्योरी EMT को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। EMT का कहना है कि स्टॉक प्राइसेस हमेशा उनकी असली वैल्यू के आसपास होते हैं, लेकिन ये गलत है। वही 90s का बबल उसका प्रूफ था। वॉरेन बफेट ने सबको दिखाया कि कैसे कुछ इन्वेस्टर्स ने मार्केट को 20 साल तक बीट किया। मतलब ये मिथ है कि आप बिना एक्सपर्ट के मार्केट को नहीं समझ सकते। अगर आपके पास सही स्ट्रेटजी हो तो आप खुद भी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो और ये स्ट्रेटजीज आपको ये बुकऑक्स पर मिलेंगी। अब आते हैं चैप्टर 2 पर। अब एक और पॉपुलर स्ट्रेटजी है डाइवर्सिटी एंड होल्ड। आपने सुना होगा डाइवर्सिफाई करो और स्टॉक्स को होल्ड करो। बस ये फॉर्मूला सबको लगता है सबसे सेफ तरीका है, लेकिन आपको बता दूं ये स्ट्रेटजी उतनी सेफ नहीं है जितनी दिखाई जाती है। सबसे पहले तो अगर आप 1905 से 2005 तक का हिस्ट्री देखें तो ये स्ट्रेटजी लगभग फेल हुई है। लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को 1905 से 1942 तक और 1965 से 1983 और फिर 2000 से 2005 तक 0 रेट ऑफ रिटर्न मिला। यानी 100 साल में 60 साल ये स्ट्रेटजी ने कुछ नहीं दिया। तो ये फॉर्मूला आपने अपने आप में ही थोड़ा फ्लॉड है। अब आपको क्या करना चाहिए? डाइवर्सिफाई और होल्ड से बेहतर ये है कि आप अपनी पोर्टफोलियो को एक्टिवली मॉनिटर करें। अगर आप बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको हर एक स्टॉक का परफॉर्मेंस ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो सकता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आपको इतना टाइम और एफर्ट लगता है कि आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉपरली समझ नहीं पाते। ये ज़रूरी है कि आप हर बिजनेस के डायनामिक्स को समझें जिसमें आप पैसा लगा रहे हो। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनकी असली वैल्यू क्या है। जब आप इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे तब आप अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो डाइवर्सिफाई एंड होल्ड स्ट्रेटजी है उसके एक और प्रॉब्लम को समझाना जरूरी है
अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हो तो आप अपनी पोर्टफोलियो को इजीली मॉनिटर नहीं कर पाओगे, और जब मार्केट गिरता है तो आपको अपने लॉसेस को रोकने का वक्त नहीं मिलेगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक फार्मासिस्ट हो और आपको एक रेड हैंड लेटर मिलता है जो वार्निंग देता है कि एक ड्रग के सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आपको ये इमीडिएटली समझ आता है कि न्यूज़ फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए बड़ी नुकसान का सबब बनेगी, तो आप अपनी शेयर्स तुरंत बेच दोगे। लेकिन अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज को समझते नहीं हो तो ये लेटर आपके लिए किसी भी वार्निंग से ज़्यादा नहीं होगा, और फिर जब तक आपको ये पता चलेगा कि कंपनी को लॉस हो गया है तब तक लेट हो चुका होगा। आपको ये समझना होगा कि जब आप डाइवर्सिफाई करते हो तो जो कुछ भी मार्केट में हो रहा है वो डायरेक्टली आप पर भी असर करेगा। जैसे आप मार्केट से ज़्यादा पैसा निकालना जाता है तो म्यूचुअल फंड की वैल्यू गिरती है, फिर और ज़्यादा लोग अपना पैसा निकाल लेते हैं और वैल्यूज और ज़्यादा गिरती जाती है। ये सब तब होता है जब बड़े लोग जैसे बेबी बूमर्स अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करके पैसा निकाल लेते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हो रूल 1 फिल टाउन की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। अब आते हैं चैप्टर 3 पर। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी चाहिए वो है इन्वेस्ट ओनली इन बिजनेस यू अंडरस्टैंड एंड यू वुड लाइक टू ओन। ये सोचिए, अगर आप एक बिजनेस खरीद रहे हो तो आपके डिसीजन मेकिंग का क्राइटेरिया क्या होगा। क्या आप खुद किसी बिजनेस को खरीदने जा रहे हो तो अगर ये सोचोगे कि क्या ये बिजनेस आपको लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, क्या ये सस्टेनेबल है, आप उस कंपनी को अपनी प्रॉपर्टी जैसे ट्रीट करोगे। वही माइंडसेट आपको स्टॉक्स में भी अप्लाई करना होगा। जब आप स्टॉक्स खरीद रहे हो तो आपको ये सोचना होगा कि अगर ये स्टॉक एक बिजनेस होता तो क्या आपको वो खरीदते। श्रीव्ड इन्वेस्टर्स हमेशा ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो उन्हें अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होती है। मतलब जब आप स्टॉक खरीदते हो तो आप ये सोचिए कि क्या आपको उस बिजनेस का ऑनर बनना अच्छा लगेगा। ये अप्रोच आपको सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद करेगा और आप अपनी स्ट्रेटजी को बेहतर बना सकेंगे। जब स्टॉक्स खरीदते हो तो अक्सर ये सोचते हो कि अगर कंपनी अच्छा नहीं कर पाई तो आप बहुत जल्दी अपने शेयर्स बेचकर निकल सकते हो। इसलिए कई बार लोग रिस्की बिजनेस को चूज कर लेते हैं या फिर किसी एवरेज कंपनी को एक प्रॉमिसिंग ग्रोथ रेट के पीछे चलते हैं या फिर मार्केट बबल में पैसे खो देते हैं। लेकिन अगर आप पूरे का पूरा बिजनेस खरीद रहे होते तो आप बहुत ज़्यादा कॉशियस होते। आप कंपनी के परफॉर्मेंस, हिस्ट्री और मैनेजमेंट को अच्छे से एनालाइज करते और दूसरी कंपनीज के साथ कंपेयर करते ताकि आप बेहतर डिसीजंस ले सकें। इसलिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अपने फील्ड के इंटरेस्ट के अंदर ही रखना चाहिए। अगर आप आईटी कंपनी में इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको आईटी के सेक्टर के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होगा। आपको प्रोवाइडर्स, उनकी स्ट्रेटजीज और उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में भी पता होगा, तो आपको ये फायदा देता है। ये भी याद रखिए कि जब आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो आप बेसिकली उस बिजनेस के लिए वोट कर रहे होते हो कि वो अपना काम कंटिन्यू करे। मान लीजिए आप अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए हाईली प्रॉफिटेबल स्टॉक्स ढूंढ रहे हो। क्या वो स्टॉक्स खरीदेंगे अगर वो कंपनी आपका प्रॉफिट बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन से कमा रही हो, जो बांग्लादेश में हुआ। अगर आप एक रूल नंबर 1 इन्वेस्टर हैं तो शायद आप नहीं करेंगे। आपको ये समझना होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट एक स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि आप कहाँ अपना पैसा लगा रहे हो। सो बी थॉटफुल अबाउट द बिजनेस यू सपोर्ट विद योर मनी। दोस्तों, आप सुन रहे हो रूल नंबर 1 फिल टाउन हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। अब आते हैं चैप्टर 4 पे। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, मॉड्स। जैसे एक क्वाइल के पास मॉड्स होते हैं जो उसे दुश्मनों से बचाते हैं, वैसे ही कुछ कंपनीज के पास ऐसे एसेट्स होते हैं जो उन्हें कंपटीशन और इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ये देखना चाहिए कि कंपनी के पास कोई ऐसा मॉड है
जो उसे कंपटीशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करे। अगर कोई कंपनी अपने सेक्टर में बहुत स्ट्रांग है, उसके पास स्ट्रांग ब्रांड वैल्यू है या फिर उसके पास कोई यूनिक टेक्नोलॉजी है, तो उस कंपनी का लॉन्ग टर्म में टिकना आसान होता है। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना एक अच्छा बेट हो सकता है, क्योंकि उसके पास कोई ना कोई ऐसा प्रोटेक्शन सिस्टम होता है जो उन्हें मार्केट के फ्लक्चुएशन से बचाता है। अगर कंपनी के पास ऐसी मॉट्स हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सेफ प्रॉफिटेबल हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे मॉट्स ये क्या होता है? अच्छा, सिंपल शब्दों में समझते हैं। मॉट्स एक कंपनी को अपने मार्केट में डोमिनेट करने में मदद करते हैं। ये कंपनीज को इन्फ्लेशन के साथ प्राइसेस बढ़ने की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और उन्हें अपने प्रॉफिट को इतना स्ट्रांग बनाने की एबिलिटी देते हैं कि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकती हैं। डिफरेंट टाइप्स के मॉट होते हैं और हर एक का अपना एक यूनिक रोल होता है। कुछ मॉट्स ऐसे इंटेंजिबल एडवांटेज होते हैं जैसे पेटेंट या कोई ट्रेड सीक्रेट, जो कंपनी को डायरेक्ट कंपटीशन से प्रोटेक्ट करता है। मान लीजिए प्रिफिजर ने अपने वियाग्रा के लिए एक पेटेंट लिया है जो दूसरी कंपनीज को उसका कॉपी करने की परमिशन नहीं देती। इसका मतलब ये है कि प्रिफिजर को अपने सेक्सुअल एनहांसर को बेचने में कोई भी रियल कंपटीशन नहीं मिल रहा। फिर एक और मोड हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू, जिसे कस्टमर्स स्ट्रांगली आइडेंटिफाई करते हैं। कोका कोला का एग्जांपल लेते हैं। ये एक बहुत ही स्टेबल और पावरफुल ब्रांड है। इसके कस्टमर्स अपनी लॉयल्टी की वजह से अक्सर कोका कोला को दूसरी सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर चूज करते हैं। एक और मॉट ये हो सकती है जब एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से डिजाइन करती है कि वो चीप और इजीली एक्सेसिबल होते हैं। वॉलमार्ट की बात करते हैं। वॉलमार्ट की साइज और स्केल इतनी बड़ी है कि वो अपने सप्लायर्स के साथ स्ट्रॉन्ग निगोशिएशंस कर सकती है और इसके चलते वो अपने गुड्स को बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस पर बेच पाती है। फिर एक और मॉट हो सकता है जो कोई प्रोडक्ट अपनी अफोर्डेबिलिटी से ज़्यादा अपनी स्विचिंग कॉस्ट से वजह से स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे विंडोज़ का केस है। लोग माइक्रोसॉफ्ट से खफा होते हैं, लेकिन उनके पास इतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर होता है जो सिर्फ विंडोज़ पर काम करता है कि वो विंडोज़ को छोड़ने का रिस्क नहीं लेते। उन्हें अपना पूरा सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना पड़ता है। अगर वो एक और ऑपरेटिंग सिस्टम पे स्विच करते हैं तो ये स्विचिंग कॉस्ट उन्हें विंडोज़ के साथ ही रखती है। और एक लास्ट एग्जांपल, कुछ कंपनीज के पास एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट्स होती है एक मार्केट पे, जिसका रीज़न होता है कि कोई लीगल प्रिविलेज, जैसे PG&E जो एक अल्टीमेटली कंपनी है, उसके पास अपने एरिया में पावर सप्लाई का लीगल मोनोपोली है। दोस्तों, आप सुन रहे हो रूल नंबर 1 फिल टाउन की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 5 पे। अब आपको ये समझना है कि कैसे आप जान सकते हैं अगर किसी कंपनी के पास कोई मॉट है, क्योंकि जैसे हमने देखा मॉट कंपनीज को बहुत ज़्यादा सक्सेस दे सकती हैं, लेकिन ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। स्टडी और स्टेबल बिजनेस जिसमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होते हैं, उनके पास टिपिकली कुछ ना कुछ मॉट होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड, कस्टमर लॉयल्टी या कोई एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट। आपको कंपनी के मार्केट पोजीशन और उसके कंपटीटर्स की कंपैरिजन में देखना होगा कि वो किसी चीज़ में सुपीरियर है। अगर आपको लगता है कि कंपनी किसी ऐसी एसेस या यूनिक फीचर से बेनिफिट ले रही है जो कंपटीशन को उसके इक्वल नहीं बना सकता, तो चांसेस हैं कि वो कंपनी एक स्ट्रॉन्ग मॉट के साथ काम कर रही है। तो कैसे आप जान सकते हैं कि एक कंपनी के पास मॉट है? अच्छा, ये काफ़ी सिंपल है। अगर एक कंपनी अपने परफॉर्मेंस के 5 स्पेसिफिक इंडिकेटर्स पे अच्छा स्कोर करती है, तो वो भी मिनिमम 10 साल से, तो आप श्योर हो सकते हो कि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग मॉट है। सबसे पहला इंडिकेटर जो आपको देखना चाहिए वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल, ROIC, जो किसी कंपनी की एबिलिटी को दिखाता है कि वो अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे को कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। अगर एक कंपनी कम से कम 10 साल तक अच्छा ROIC मेंटेन कर रही है, तो इसका मतलब है कि उसने अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट किया है और अब उसके पास मार्केट में एक एडवांटेज है। समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने $20 स्टैम्प में इन्वेस्ट किए और उन्हें बाद में $30 में बेचा
आपका प्रॉफिट $10 है, इसका ROIC निकलने का तरीका ये होगा, प्रॉफिट का टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा $10 डिवाइडेड बाई $20, जो कि $50 का ROIC है। एक सिंपल मेथड में इसका कितना परसेंटेज आपका प्रॉफिट आ रहा है। अब ये ज़रूरी है कि आप ये समझें कि अगर कोई कंपनी हाई रिटर्न्स जनरेट कर रही है तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स उसी मार्केट में आ सकते हैं, लेकिन अगर कंपनी के पास एक वाइड मॉट है तो वो अपने पोजीशन की सिक्योर कर सकती है और कॉम्पिटिटर्स को पुश बैक कर सकती है। जब एक कंपनी अपने ROIC को 10% से ज़्यादा मेंटेन करती है और वो भी 10 साल तक, तो उसका मॉट स्ट्रांग हो सकता है क्योंकि उसने अपने कॉम्पिटिटर्स को ओवर स्मार्ट कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे इंडिकेटर्स की जो आप इजीली देख सकते हो। ये कुछ सिंपल इंडिकेटर्स और कैलकुलेशंस हैं जो आपको बता सकते हैं अगर कंपनी के पास मॉट है। पहला कैलकुलेशन है अर्निंग पर शेयर EPS। अगर किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर 10 साल तक 10% से ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये एक साइन है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स को कंसिस्टेंटली बढ़ाया है और वो अपनी पोजीशन को मार्केट में स्ट्रांग बना रही है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी ऐप अर्निंग पर शेयर ग्रोथ रेट को कैलकुलेट कर सकते हो और उससे एक कंपनी के मॉट को समझ सकते हो। मान लीजिए 3 दोस्त अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो इनका EPS होगा रेस्टोरेंट का नेट इनकम डिवाइडेड बाय 3 दोस्त। अगर रेस्टोरेंट का नेट इनकम $30,000 है तो हर दोस्त का EPS होगा $20,000। अब मान लीजिए 10 साल बाद रेस्टोरेंट का EPS $20,000 से बढ़कर $1,60,000 हो जाता है तो हम कैलकुलेट करेंगे रेस्टोरेंट के EPS ग्रोथ रेट को। पहले ये देखना है कि $20,000 को $1,60,000 तक पहुंचने के लिए कितनी बार डबल करना पड़ेगा। तो $20,000 पहले $40,000 हो जाता है, फिर $80,000 हो जाता है और फिर $1,60,000 हो जाता है। तो ये 3 बार डबल हो जाता है 10 साल के दौरान, मतलब हर 3 साल में एक बार ये डबल होता है। अब रूल ऑफ 72 अप्लाई करो। 72 को डिवाइड करेंगे एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स से जिसमें फिगर डबल होती है। तो 72 को डिवाइड करेंगे 3 से जो कि 24 आता है। इसका मतलब ये है कि रेस्टोरेंट का 10 ईयर EPS ग्रोथ रेट है 24%। ये 24% रेस्टोरेंट का मॉट है और इससे हमें कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिखाई देता है। इसी तरह अगर आप सेल्स ग्रोथ रेट को देखते हैं तो अगर सेल्स कंसिस्टेंटली 10% या उससे ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। एक एग्जांपल लेते हैं। गारमेंट का सेल्स 1995 से 2004 के बीच $100 मिलियन से $800 मिलियन तक बढ़ गया। मतलब गारमेंट ने अपनी सेल्स को 3 बार डबल किया है 9 साल में, या हर 3 साल में एक बार। अगर हम रूल ऑफ 72 अप्लाई करेंगे तो 72 को 3 से डिवाइड करते हैं जो कि 24% ग्रोथ रेट दिखाता है। मतलब गारमेंट का वाइड मॉट था और वो हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी थी। लास्टली एक और इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन है फ्री कैश फ्लो ग्रोथ रेट। अगर कंपनी का फ्री कैश ग्रोथ कंसिस्टेंटली 10% से ज़्यादा बढ़ता है तो इसका मतलब है कि उसके प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। फ्री कैश फ्लो का मार्केट होता है ऑपरेशंस का कैश माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी वो पैसा जो कंपनी अपने एक्सपेंशन में इन्वेस्ट कर सकती है। गारमेंट का फ्री कैश फ्लो 7 साल में $40 मिलियन से $130 मिलियन तक बढ़ गया। मतलब ये 7 साल में 2 बार डबल हुआ, या हर 3.5 ईयर्स से 4 साल में एक बार। अगर हम 72 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 18% ग्रोथ रेट आता है जो दिखाता है कि गारमेंट बहुत प्रॉफिटेबल थी। चलिए अब बात करते हैं एक और ज़रूरी चीज़ के बारे में जो एक रूल नंबर 1 इन्वेस्टर को समझना चाहिए, वो है CEO का रोल। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको सिर्फ उनके फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पे फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको देखना होगा कि कंपनी का CEO कैसा है। एक अच्छा CEO जो अपने बिजनेस के लिए
पैशनेट होता है, वो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसे सीईओ की ज़रूरत है जो अपने डिसीजंस लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए करे, ना कि शॉर्ट टर्म स्टॉक प्राइस को बूस्ट करने के लिए। अगर एक सीईओ ऑनर ओरिएंटेड है तो अपनी कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा। आपको एक सीईओ को चूज करना होगा जो अपने शेयर होल्डर्स को ज़रूरी इंफॉर्मेशन दे, जैसे अगर कोई प्रॉब्लम आ गई हो तो वो उसे डिस्कस करे। ऐसे सीईओज कभी भी ऐसे शॉर्ट टर्म डिसीजंस नहीं लेते जो कंपनी के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, बस स्टॉक प्राइस को टेम्परेरीली बढ़ने के लिए। इमेजिन करो एक एग्जीक्यूटिव जो अपने शेयर्स को कैश आउट करने के लिए स्टॉक प्राइस को आर्टिफिशियली ऊपर कर रहा हो। ऐसे एग्जीक्यूटिव्स को सिर्फ अपने पर्सनल प्रॉफिट से मतलब होता है, उन्हें लॉन्ग टर्म ग्रोथ और शेयर होल्डर्स की वैल्यू से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एक ऐसे सीईओ की ज़रूरत होती है जो ड्राइवन हो, जो अपने कंपनी के ग्रोथ के लिए फुल एफर्ट डालें। ऐसे सीईओज बहुत बड़े गोल्स सेट करते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करते हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर आपके पास ऐसे सीईओ वाला कंपनी है तो आपका इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में डेफिनेटली ग्रो करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, डार्विन स्मिथ ने जब किम्बर्ली क्लार्क को बाय किया तो वो एक एवरेज कंपनी थी, लेकिन स्मिथ ने सोचा कि वो दुनिया की सबसे बेस्ट पेपर प्रोडक्ट्स कंपनी बनाएगा। उसने 20 साल तक उस गोल के लिए काम किया और कंपनी को एक्सपैंड किया और 25 साल बाद किम्बर्ली क्लार्क दुनिया की नंबर 1 पेपर बेस्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी बन गई और उसके अंदर क्लीमैक्स जैसे ब्रांड्स भी आए। ऐसे सीईओ का होना आपके इन्वेस्टमेंट को एक सॉलिड फाउंडेशन देता है, क्योंकि उनका विजन और डेडिकेशन कंपनी को फ्यूचर में बहुत वैल्यू क्रिएट करने में मदद करते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हो रूल नंबर 1 फ्लिप टाउन की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। अब आते हैं चैप्टर 8 पर। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, डिमांड अ बिग मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आप याद करो, हमने पहले जब एफिशिएंट मार्केट थ्योरी को गलत कहा था, तो अब हम समझ सकते हैं क्यों। एफिशिएंट मार्केट थ्योरी ये कहती है कि स्टॉक प्राइसेस हमेशा उनकी ट्रू वैल्यू के बराबर होती है, लेकिन ये बात सच नहीं है। मार्केट में हमेशा फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं और जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए होती है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी स्टॉक उसकी असली वैल्यू से ज़्यादा डिस्काउंट पे लेना चाहिए, ताकि अगर मार्केट गिरता है तो उसका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। जब आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये दिखाना होता है कि उसकी मार्केट वैल्यू कंपनी की असली वैल्यू के कितनी दूर है। अगर प्राइस बहुत ही कम है, मतलब वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो ये एक सेफ बेट हो सकता है। अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, प्राइस और वैल्यू का डिफरेंस। हमने जो पहले एफिशिएंट मार्केट थ्योरी के बारे में सुना था, उसके अकॉर्डिंग स्टॉक प्राइसेस हमेशा उनकी असली वैल्यू के बराबर होते हैं, लेकिन ये गलत है। एक्चुअल में स्टॉक प्राइस और स्टॉक मार्केट वैल्यू अलग होती हैं। स्टॉक का प्राइस वो होता है जो आप पे करते हो और स्टॉक की वैल्यू वो होती है जो एक बिजनेस अपनी फ्यूचर अर्निंग से जनरेट करता है। ये वैल्यू थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, पर क्योंकि ये बिजनेस के फ्यूचर ईपीएस अर्निंग पर शेयर और प्राइस अर्निंग रेशियो पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको ये जान के रखना चाहिए कि स्टॉक की वैल्यू एसेस करने के लिए ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं। आप स्टिकर प्राइस कैलकुलेटर्स जैसी वेबसाइट का यूज कर सकते हैं जो आपको स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू दिखाएंगी। मार्केट में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होते हैं। मान लीजिए 90s का एंड में गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर गए थे, लेकिन इन मेटल्स की असली वैल्यू उतनी ही थी। हमारे पास इवेंचुअली इनकी जरूरत थी, इसलिए कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने इन शेयर्स को चीप में खरीदा। फिर जैसे जैसे 2000s की शुरुआत में डिमांड बढ़ी, उन इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर्स बेचे और बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिला। ये समझना ज़रूरी है कि जब मार्केट में प्राइस गिरती है तो रियल वैल्यू उतनी ही रहती है। आपको बस सही वक्त पे इन्वेस्ट करना होता है। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी MOS। आपको हमेशा एक बड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिमांड करना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि जो आप प्राइजेस पे करते रहते हो
वो कंपनी की वैल्यू से कम हो। तो अगर कंपनी की असली वैल्यू $40 पर शेयर है तो आपको उस प्राइस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो वो $40 पर ही हो। आपको प्राइस उसकी असली वैल्यू के आधे पे मिलनी चाहिए, यानी $20 पे। एक एग्जांपल लेते हैं, 2000 में डेल की वैल्यू $40 पर प्राइस थी और मार्केट वैल्यू भी $40 था। तो ये एक फेयर प्राइस था, लेकिन इसमें कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं थी। अगर आप रूल नंबर 1 इन्वेस्टर होते तो आप $20 पर शेयर ही पे इन्वेस्ट करते, जो कि डेल की असली वैल्यू का आधा था। बस एक साल बाद डेल का प्राइस $20 पर शेयर हो गया और उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50% हो गया। ये एक परफेक्ट टाइम था इन्वेस्ट करने के लिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रूल आपको ग्रेट रिटर्न्स दे सकता है। अगर आप कोई बबल आता है तो आपका पैसा लूज करने से बचता है। आपको हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट्स में अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहिए। 20,000s में हर एक नैस्डैक स्टॉक जो क्रैश हुआ उसका स्टॉक प्राइस उसकी वैल्यू से ज्यादा था। अब आते हैं लास्ट क्लोजिंग लाइंस पर। आप सुन रहे हैं रूल नंबर 1 फ्लिप टाउन की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। आपने अब फ्लिप टाउन रूल नंबर 1 की बुकऑक्स को सुना। इसका ये इंसाइट ये है कि आज के टाइम में आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है अपने पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करने के लिए। इंटरनेट पर सारे टूल्स और स्टॉक डाटा अवेलेबल है जो आपको सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद करता है। इन टूल्स का यूज करके कुछ स्पेसिफिक कैलकुलेशंस करके और सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल कंपनीज को आइडेंटिफाई करके आप अपने इन्वेस्टमेंट चॉइसेस को राइट डायरेक्शन में ले जा सकते हो और अपनी वेल्थ स्टेडली बिल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी बुक खत्म होती है रूल नंबर 1 फ्लिप टाउन की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी, जो कि आप सुन रहे थे बुकऑक्स पे। अगर आपकी कोई भी फीडबैक हमारी बुक के रिलेटेड हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिए, और अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।